नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख 25 फरवरी 2024 25 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। आज के वीडियो में केवल आज का ही नहीं बल्कि कल का भी 24 फरवरी के न्यूज़ को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, डिटेल में उसको भी देखेंगे। एक एक करके पढ़ते चलेंगे। मेंस एग्जामिनेशन जिनका है उनके रिगार्डिंग और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर होगा, तो कृपया करके उसको भी ध्यान से देखिए। हेडलाइन क्या है आज का? तो हेडलाइन में से एक करंट अफेयर आपको याद भी रखना है। इस बार 70 बीपीएससी पीटी में एक सवाल उन्होंने पूछ लिया था यूक्रेन पर इजराइल और हमास को लेकर जो यूएन में रिजोल्यूशन पास हुआ था, किस देश ने फेवर में वोट किया था, किसने खिलाफ में, और कितने देशों ने वोट करने से मना कर दिया था, उसके बारे में पूछ लिया था इन्होंने। तो आप देखिएगा ज़रा ध्यान से, यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ है कि यूएस और जो रसिया है दोनों ने एक साथ वोट किया है, एक मत के साथ वोट किया। ये यूनाइटेड नेशन में रिजोल्यूशन लाया गया था कि यूक्रेन में जो युद्ध है उसको शांतिपूर्वक और टेंशन कम करते हुए समाप्त करना चाहिए। इसके खिलाफ में रूस और अमेरिका ने साथ में वोट किया है। भारत और चीन जैसे देशों ने वोट करने से मना कर दिया है। 93 देशों ने फेवर में वोट किया है। ज़रा इस आंकड़े को ध्यान में रखिएगा। 93 में सपोर्ट किया है, 18 ने इसके अगेंस्ट में वोट किया है, 18 ने अगेंस्ट में वोट किया है, और 65 देश जो हैं इंक्लूडिंग भारत और चीन, उन्होंने एब्सटेन किया है, यानी कि वोटिंग से बाहर रहे हैं वो। तो ये आंकड़ा बस ध्यान में रखिएगा। आज का पहला टॉपिक क्या है? तो केंद्र सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक रिपोर्ट जारी हुआ है पंचायतों को लेकर, तो उसको डिटेल में हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके अलावा मखाने के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज मखाना के बारे में डिटेल आर्टिकल आ रहा है। कल प्रधानमंत्री जी ने जो भाषण, उसमें भी उन्होंने चर्चा किया कि मैं साल में 300 दिन कम से कम मखाने का सेवन करता हूं। इसको सुपर फूड आजकल कहा जा रहा है। दुनिया भर के सप्लाई का लगभग 85% बिहार से सप्लाई होता है। सोचिए, दुनिया भर का कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसका 85% पूरी दुनिया को पसंद है। ये धीरे धीरे करके सुपर फूड के तरह पर इसको प्रचारित किया जा रहा है। विदेशों में भी काफ़ी प्रचारित हो रहा है ये। इसको सुपर फूड का संज्ञा दिया गया है। 85% एक्सपोर्ट बिहार से होता है। तो मखाने के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे, और मखाना बोर्ड जो बन रहा है उसको भी देखेंगे कि कौन कौन सा काम मखाना बोर्ड करेगा। इसके साथ में एक और टॉपिक है जिसका अध्ययन हम लोग करेंगे डिटेल में, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि एक भी टॉपिक आपका छूटे ना। ओके, सबसे पहला है पंचायतों से जुड़ा हुआ टॉपिक। काफ़ी डिटेल रिपोर्ट है, इसलिए मैं उसको काफ़ी डिटेल में आपको पढ़ाऊँगा। आप उसके सभी क्राइटेरिया को, कि किस क्राइटेरिया के आधार पर रैंकिंग किया गया है, कौन से राज्यों की रैंकिंग बहुत अच्छी आई है, कौन से राज्य इसमें पिछड़े हुए हैं, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। ओके, देखिए आज का पहला टॉपिक क्या नाम है इसका? तो राज्यों में पंचायतों का अंतरण, इसको कहा था पंचायतों का डिवोल्यूशन कहा जाता है। विकेंद्रीकरण की स्थिति रिपोर्ट 2024 ये जारी किया गया है और डिटेल रिपोर्ट होगा ये। ओके, अगर हम लोग सवाल की बात करें तो सवाल किस तरह से पूछा जाएगा? सीधा सीधा ये रिपोर्ट पूछ लिया जाएगा कि हाल ही में ये जो रिपोर्ट भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है इसके बारे में लिखिए। सीधा सीधा ये पूछ सकता है। पिछली बार का अगर आप सवाल देखेंगे, 69 का देखेंगे या 68 का देखेंगे, उसमें रिपोर्ट से कम एक सवाल जरूर पूछा गया है। मिनिमम एक सवाल आपको GS2 पेपर में या GS1 में जरूर दिखेगा। पंचायती राज मंत्रालय ने, किसने? सबसे पहला अपन पॉइंट क्या हो गया? पंचायती राज मंत्रालय ने राज्यों में पंचायतों को अंतरण, विकेंद्रीकरण की स्थिति, एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग का रिपोर्ट जारी किया है। विकेंद्रीकरण का तात्पर्य क्या हो? शक्तियों को बांटना। सीधा सा मतलब कोई पूछे तो शक्तियों का बंटवारा, विकेंद्रीकृत करना। सारी शक्तियां अगर एक ही जगह केंद्रीकृत हो जाएंगी तो देश को चलाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि देश की विविधता बहुत ज़्यादा है। 140 करोड़ से ज़्यादा की आबादी हो गई है लगभग में, इतना विशाल एरिया है। इसलिए हम पावर को क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। इस हिस्से पर आप क्या कीजिए तो शासन कीजिए हमारे अंतर्गत रहकर। उसी को क्या कहा जाता है? विकेंद्रीकरण कहा जाता है, जिसे पूरे भारत में पंचायती राज संस्थानों को सशक्त बनाने की प्रगति पर प्रकाश डाला गया है कि किस प्रकार से संपूर्ण भारत में पंचायतों को एम्पावर किया गया है। उसी के मामले में ये रिपोर्ट जारी किया गया। अब इस रिपोर्ट के बारे में जरा हम लोग पढ़ते हैं। इसको पंचायत अंतरण सूचकांक 2024 के रूप में भी जाना जाता है, जिसके तहत में भारतीय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में शक्तियों तथा संसाधनों के अंतरण का आकलन करके पंचायती राज संस्थान की स्वायत्तता और सशक्तिकरण का मूल्यांकन किया जाता है कि किस प्रकार से पिछले वर्षों के दौरान भारत सरकार ने जो कोशिशें की हैं या पंचायतों को जो पावर मिला हुआ है उसके तहत पंचायतें कितनी एम्पावर हुई है, कितना अच्छा काम किया है उन्होंने। ओके,
यह संविधान का अनुच्छेद 243 जी को प्रतिबिंबित करते हुए निर्णय लेने और कार्यान्वयन में पंचायतों की स्वायत्तता का आकलन करने पर केंद्रित है कि संविधान में जो पावर दिया गया है पंचायतों को 243 जी के तहत में, उसके तहत पंचायतों ने कितना ऑटोनोमस तरीके से फैसला लिया है, डिसीजन लिया है और काम किया है, उसी पर यह केंद्रित हो। कौन कौन से डायमेंशन इसमें रखे गए बंधुओं, देखिए जरा यहाँ पर बोला गया है कार्य, वित्त, फाइनेंस, पदाधिकारी, क्षमता निर्माण और जवाबदेही का आकलन किया जाता है। समग्र अंतरण, ग्रामीण स्थानीय निकायों को समग्र अंतरण वर्ष 2013-14 में 39.9% से बढ़कर 21-22 में 43.9% हो गया है। राज्यों की रैंकिंग इस संदर्भ में शीर्ष 5 राज्य कौन सा है? सबसे पहले स्थान पर आया है अपना कर्नाटक, दूसरे स्थान पर केरल राज्य है, तीसरे पर तमिलनाडु राज्य है। यानी कि तीनों जो द्रविडियन मुख्य राज्य हैं वो तीनों आए हैं किस पर? तो टॉप पर आए हैं। पहले कर्नाटक, फिर केरल, फिर तमिलनाडु आया है। महाराष्ट्र चौथा है और अपना उत्तर प्रदेश पाँचवा है। चौथा कौन सा हो गया? महाराष्ट्र हो गया और पाँचवा पर अपने यूपी जो है, अपना यूपी नॉर्थ ईस्टर्न का स्टेट जो है, टॉप 5 में से एक राज्य कौन सा आया है? तो वो है यूपी। ओके, सबसे निचले स्थान पर राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में दादर और नागर हवेली, दमन दीव और पुदुचेरी और लद्दाख शामिल हैं। बुनियादी ढांचे में सुधार, सरकारी प्रयासों के क्रम में बुनियादी ढांचे, स्टाफिंग और डिजिटलीकरण के माध्यम से PRI, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस कहा जाता है इसको। PRI जब भी मैं बोलूँगा इस टॉपिक के दौरान तो उसको क्या कहा जाता है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस कहा जाता को मजबूत किया गया है। हम क्या पढ़ रहे हैं? आपको अगर टॉपिक फील नहीं होगा, जैसे अगर आपको मैं टच करूं तो आपको लगता है ना कि हाँ किसी ने टच किया है, इसी को बोलते हैं फील होना। टॉपिक फील नहीं हो रहा है आपको, मैं आपको समझाता हूँ जिससे आपको कम पढ़ना पड़े, समझ में आ जाए। दरअसल में पंचायतों की जो शक्तियाँ दी गई हैं ये राज्यों के अंतर्गत आती हैं। राज्य सरकार जो है, विधानसभा, इसी के तहत में क्या आता है? पंचायत। अगर हम लोग चित्र के अनुसार से समझे तो इस प्रकार से बनाया जाता है बंधुओं। अगर आप जब भी पंचायती राज लिखते हैं तो अब जरा इस तरह के चित्रों का उपयोग करिए, आपके अंक बढ़ेंगे। इसको कहा जाता है केंद्र, ठीक है। ये क्या है? राज्य। और ये क्या है? ये सारे हैं पंचायत। यानी कि केंद्र सरकार के अंतर्गत कौन आता है? राज्य। और राज्यों के अंतर्गत कौन आते हैं? पंचायत। तो जो पंचायतों को शक्तियां दी गई हैं संविधान के द्वारा, राज्य सरकार उनको जो एम्पावर कर रही हैं, उसके तहत वो कितने अच्छे तरीके से काम कर रही हैं, इसी का रिपोर्ट है ये। जैसे आप हैं, आप कितना अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, वो आपका रिजल्ट बताता है ना। तो वही चीज़ है कि कितने अच्छे तरीके से पंचायतें काम कर रही हैं, उसका ये रिजल्ट है। वार्षिक रूप से जारी हुआ है, एक पंचायती राज मंत्रालय ने जारी किया है कि कौन सा राज्य सबसे अच्छा काम कर रहा है भाई। तो सबसे अच्छा कर रहा है अपना कर्नाटक, दूसरे पर कौन था? तो केरल था। याद हो जाना चाहिए, पीटी में पूछ सकता है। तीसरे में तमिलनाडु, चले जाइए, ठीक है। चौथे पर कौन आ गया? तो उसके ठीक ऊपर आ गया महाराष्ट्र आ गया। पाँचवें पर कौन आ गया? तो सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश आ गया। तो इस प्रकार से टॉप 5 के स्टूडेंट हैं जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। नीचे से केंद्र शासित प्रदेश अधिकतर हैं, जो छोटे छोटे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका नाम अधिकतर है नीचे से। ओके, अब आपको फील हो रहा होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ओके, देखिए यहाँ पर क्या है, जिससे पदाधिकारियों से संबंधित सूचकांक 39.6% से बढ़कर 50.9% हो गया है। हमने ऊपर देखा था किन किन आधार पर जारी किया जाता है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGSA 2018 से सूचकांक की क्षमता वृद्धि घटक 44% से बढ़कर 54.6% हो गया है। आयाम का प्रदर्शन, ढांचा केरल में सबसे अच्छा है। पंचायतों के लिए मजबूत विधिक व संस्थागत ढांचा है, वहाँ पर लॉ वगैरह बहुत अच्छे बनाए गए पंचायत का। कहाँ पर? केरल में। कार्य की बात करें तो तमिलनाडु में पंचायतों को कार्यात्मक जिम्मेदारी सौंपी गई है अधिकतर। वित्त के मामले में कर्नाटक का पंचायत जो है सबसे अच्छा प्रबंधन उन्होंने फाइनेंस का किया है। पदाधिकारी के मामले में गुजरात जो है उन्होंने पदाधिकारियों का, पंचायत के स्तर के जो अधिकारी होते हैं उनका प्रबंधन सबसे अच्छा किया है। यानी कि सबसे अच्छे कानून वगैरह कहाँ पर हैं? तो केरल राज्य में है। कार्य सबसे अच्छा तमिलनाडु राज्य में हो रहा है। वित्त का प्रबंधन सबसे अच्छा कर्नाटक राज्य में हो रहा है और पदाधिकारियों को सबसे अच्छे तरीके से मैनेज गुजरात में किया जा रहा है। इसी का हम लोग अलग अलग क्राइटेरिया पर देख रहे हैं। क्षमता वृद्धि के मामले में तेलंगाना ने काफ़ी अच्छा क्षमता वृद्धि किया है, संस्थागत सुदृढ़ीकरण के प्रयास किए हैं, मतलब उनको मजबूत करने का प्रयास किया है। जवाबदेही तय करने के मामले में कर्नाटक है, पारदर्शिता और वित्तीय जवाबदेही काफ़ी अच्छे से तय किया है इसने, इसलिए कर्नाटक को टॉप रैंकिंग भी हासिल हुई है। चुनौतियां क्या हैं? अब आपसे पूछा जा सकता है कि चुनौतियां क्या है इस रिपोर्ट के अनुसार। तो संस्थागत खामियां भी है। SC, ST और महिलाओं के आरक्षित सीटों का क्रम नेतृत्व की निरंतरता को प्रभावित करता है, क्योंकि नए नेता समान लक्ष्यों को प्राथमिकता नहीं दे सकते हैं, अर्थात उनके दृष्टिकोण अलग हो सकते हैं। जिला नियोजन समितियां जो मौजूद हैं लेकिन इनका उचित क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है।
यानी कि संस्थागत स्तर पर खामियां हैं। इंस्टीट्यूशंस तो हैं लेकिन वो सही से काम नहीं कर पा रहे हैं, इसी को क्या कहा जाता है? संस्थागत खामियां कहा जाता है। कार्यों का असंगत हस्तांतरण है। 29 विषयों में 11वीं अनुसूची को असंगत रूप से हस्तांतरित किया गया है, मतलब कि कई सारे कार्य जो पंचायतों को मिलने चाहिए तो वो नहीं मिल पाए। इसी को क्या कहा जाता है कि आपको विषय जो दिए गए, जिन सब्जेक्ट पर आपको काम करना है, वो सारे के सारे क्लियर नहीं है कि कौन कौन से विषय आपको और मिलने चाहिए थे या कौन से नहीं मिलने चाहिए थे। क्योंकि राज्य सरकारों को जमीनी स्तर पर नियंत्रण या प्रभाव खोने का भय है, जिससे पंचायतों को निर्णय लेने का अधिकार सीमित हो जाते हैं। देखिए राज्य सरकार, अब यहाँ पर एक बात आती है, मैं आपको समझाऊंगा, आप समझ जाएंगे। ये पढ़ने की चीज़ नहीं, समझने की है। ये केंद्र है, ये राज्य है, फिर से वही चित्र बना रहे हैं। कृपया जब भी पंचायत वगैरह बनाए या सुप्रीम कोर्ट लिखें तो सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर आ जाएगा, हाई कोर्ट यहाँ पर आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यहाँ पर आ जाएगा, है ना। उसी प्रकार से केंद्र, राज्य और ये पंचायत हो गए, ठीक है। पावर जिसके पास में है वो पावर छोड़ना नहीं चाहता है। पावर क्या होता है? पावर पावर होता है। गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है आपने, वहीं से डायलॉग आया है कि पावर तो बस पावर होता है। केंद्र, राज्य और पंचायत। केंद्र सरकार राज्यों को शक्तियां ज़्यादा नहीं देना चाहती है, क्योंकि केंद्र सरकार को भय है कि ज़मीनी स्तर पर हमारा पकड़ कमज़ोर हो जाएगा, इसलिए केंद्र के पक्ष में शक्तियां झुकी हुई हैं। राज्य सरकारें पंचायतों को शक्तियां नहीं देना चाहती, क्योंकि राज्य सरकारों को लगता है कि अगर हम पंचायत स्तर पर शक्तियां दे देंगे अधिक पंचायतों को, तो ज़मीनी स्तर पर जो लोगों पर हमारा पकड़ है वो कम हो जाएगा। यानी कि कोई भी अपना शक्ति खोना नहीं चाहता है, सब अपनी शक्ति को बरकरार रखना चाहते हैं। यही समस्या यहाँ पर लिखी हुई है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को कम विषय देती है, राज्य सूची में कम विषय है, केंद्र सूची में अधिक विषय हैं। उसी प्रकार से राज्य सरकार ही पंचायतों को 29 मात्र शक्तियां देती, इनमें से भी कई सारी शक्तियां वो आंशिक तौर पर ही देती हैं। अब आप समझ रहे हैं, पॉइंट को समझिएगा, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, याद नहीं करना पड़ेगा कभी भी आपको। पहला था भाई संस्थागत खामी है, संस्था तो है लेकिन काम नहीं कर रहा। दूसरा क्या है? पावर का बंटवारा सही तरीके से नहीं किया गया है। कमजोर वित्तीय स्वायत्तता, पंचायतों के पास अक्सर पैसों का अभाव रहता है। संसाधन क्षमता का अभाव, वही हो गया, ऊपर वाले पॉइंट का ही विस्तार हो गया। ये न्यूनतम जवाबदेही, आपने देखा होगा मुखिया जब बना था तब झोपड़पट्टी में रह रहे थे, और जैसे ही मुखिया बने 5 साल में दुतुल्ला मकान हो जाता है मिनिमम। हमारे गांव में भी मुखिया है ना, मैंने देखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यानी कि क्या है? न्यूनतम जवाबदेही। पैसा आया, उससे अपना घर बना लिया, कोई पूछने भी नहीं जाता कि भाई किसके लिए पैसा आया था, किसके लिए नहीं आया था। क्या आप अपने मुखिया जी से पूछने जाते हैं कौन कौन से फंडिंग के लिए पैसा आया है? तो बताने भी नहीं आते हैं आपको। अनुशंसाएं, निधि का दुरुपयोग भ्रष्टाचार को रोकने के लिए निधियों की सख्त निगरानी पर बल देना, पंचायत भवनों को सुदृढ़ बनाना, पंचायतों को सशक्त बनाना, राज्य वित्त आयोग को सुदृढ़ बनाना। जिस प्रकार से 280 आर्टिकल के तहत में फाइनेंस कमीशन होता है बंधुओं, उसी प्रकार से स्टेट फाइनेंस कमीशन भी होता है, राज्य वित्त आयोग भी है, और ये संवैधानिक है। संविधान में इसकी चर्चा की गई है। जब पंचायतों का गठन किया गया और जब नगर पालिकाएँ बनाई गई 73-74 संविधान संशोधन के पश्चात, तो राज्य वित्त आयोग भी बनाया गया। अब संविधान में इसकी चर्चा है। राज्य वित्त आयोग को भी सशक्त हमें करना पड़ेगा ताकि अच्छे से वित्त का बंटवारा हो सके। किसके किसके बीच में? तो पंचायतों के बीच में और राज्य सरकार के बीच में। और केंद्र का वित्त आयोग क्या करता है? तो भारत सरकार और राज्यों के बीच में वित्त का बंटवारा का अनुशंसा करता है। डिजिटल अवसंरचना का विकास होना चाहिए, निर्णय लेने में स्वायत्तता देनी चाहिए, डिजिटल अवसंरचना का विकास होना चाहिए। रिपोर्ट इतना डिटेल हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन में लॉन्ग फॉर्मेट में आपसे पूछा जा सकता है। पीआरआई फंडिंग की स्थिति क्या है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की फंडिंग की स्थिति क्या है? राजस्व की संरचना, पंचायती राज राज्य संस्थाएं करों के माध्यम से केवल 1% राजस्व उत्पन्न करती हैं, बाकी % राजस्व जो है केंद्र सरकार या राज्य सरकार पर निर्भर होती हैं। 15% राज्यों से, 80% केंद्रों से प्राप्त होता है। प्रति पंचायत राजस्व, प्रत्येक पंचायत अपने करों से 21,000 रुपये और गैर कर स्रोतों से मात्र 73,000 रुपये अर्जित करती हैं। केंद्रीय अनुदान औसत 17 लाख रुपये का है, राज्य अनुदान प्रति पंचायत लगभग में 3.5 लाख रुपए का है। न्यूनतम राजस्व व्यय है, सभी राज्यों में पंचायतों के राजस्व व्यय का अंकित जीएसडीपी से अनुपात 0.6% का ही है। मात्र इतना रुपया व्यय होता है पंचायतों पर। बिहार में तो 0.001% है, उड़ीसा में 0.56% तक है। इतना कम व्यय होता है किस पर? पंचायतों पर। अंतर्राज्यीय असमानताएं, केरल और पश्चिम बंगाल का औसत राजस्व सबसे अधिक है, 60 लाख रुपए और 57 लाख रुपए से अधिक है, जबकि आंध्र प्रदेश, पंजाब जैसे राज्यों का राजस्व बहुत कम है, 6 लाख रुपए से भी कम का खर्चा करते हैं वो लोग। कैसे बनाया जा सकता है बेहतर? वित्त का नियमित हस्तांतरण हो, नियमित रूप से पंचायतों को पैसा मिले, लेकिन
सबसे पहले ग्रामीण स्तर पर आपको लोगों को पॉलिटिकली एजुकेट करना पड़ेगा कि पंचायतों के पास कितने पैसे आए हैं, किस फंडिंग के लिए आए हैं। ये उस पंचायत में रहने वाले हर लोगों को व्हाट्सएप पर पहुंचना चाहिए। व्हाट्सएप पर अनेर गनेर मैसेज आ सकते हैं, सोचिएगा ज़रा, हेट स्पीचें आ सकते हैं। क्या आपके गांव में रहने वाले, आपके वार्ड में रहने वाले लोगों के पास में ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि इस वार्ड मेंबर को या इस मुखिया के पास में इस पैसे, इस मद के लिए इतने पैसे भेजे गए हैं? क्या ये आपको आइडिया नहीं आना चाहिए था? जब आप लिखते हैं तो ये नहीं बता सकते हैं क्या कि डिजिटली चीज़ों को हमें बताना चाहिए? हर गांव का एक पेज होना चाहिए, ऑफिशियल होना चाहिए, कितने पैसे आए हैं कितने नहीं है उस पर पोस्ट होना चाहिए रेगुलर, क्योंकि गांव के लोग भी रील तो खूब देखते हैं गुरु। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। क्षमता समानता स्थापित करना पड़ेगा, राज्य वित्त को मजबूत बनाना, स्वयं के राजस्व सृजन में वृद्धि करना पड़ेगा, वित्त प्रयोजन अनुदान का सृजन करना पड़ेगा। ये कुछ ऐसे माध्यम हैं जिनके द्वारा हम वित्त क्या कर सकते हैं, उपलब्ध करवा सकते हैं पंचायतों को। ओके, तो ये टॉपिक था आज का सबसे इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए, सुपर फूड मखाना। क्यों इसको हम लोग पढ़ रहे हैं? संजय झा का नाम सुना आपने, जेडीयू के नेता हैं, राज्यसभा के एमपी हैं। उनका एक छोटा सा लेख भी है इंडियन एक्सप्रेस में आज, सुपर फूड मखाना, बिहार टू द वर्ल्ड। क्या है? बिहार से वर्ल्ड, पूरे विश्व को जा रहा है ये। बिहार 85% मखाना का प्रोडक्शन करता है। बिहार में भी, उत्तर बिहार के जो मिथिलांचल का क्षेत्र है, हम लोगों का क्षेत्र है, वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। इसकी एक और खासियत है, बहुत ही ज़्यादा अतिशय परिश्रम का फल है ये। बहुत परिश्रम लगता है और ख़ास तौर से एक विशेष जाति होती उत्तर भारत में, बिहार में तो और भी, मलाह जो बोलते हैं उसको, जो मछली और पानी का काम करते हैं। बहुत थकाने वाला काम होता है, लेकिन बेचारों को इसके बदले में कुछ नहीं हासिल होता है। मैं आपको सही कह रहा हूँ। ये मखाना आप ऑनलाइन मंगाइए, मिनिमम आपको 2000 रुपये केजी मिलेगा, लेकिन जो बनाते हैं, जो उत्पादित करते हैं, उनको इसका सही कीमत नहीं मिल पाता है। इसलिए उनके घर तो आप देखेंगे साधारण से भी कम रहते हैं, और जो इसके उद्योगपति होते हैं उनके घर आप देखेंगे कि अच्छे खासे होते हैं। ये मैं आपको ज़मीनी हकीकत बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ, देखा है मैंने। ये एक सुपर फूड है। इसे कमल के बीज या गोर्गन नट के रूप में भी जाना जाता है। अगला देखिए क्या है, इसका वनस्पति नाम यूरिले फोरेक्स सेलिस्ब है। क्या इसको याद रखना है? नहीं, ये नाम याद नहीं रखना होता है, ये वनस्पति नाम है, ठीक है। ये यूरियाले फ्रोलेक्स सेलिबी दक्षिण पूर्व एशिया और चीन की मूल प्रजाति है। उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु परिस्थिति के अनुकूल एक जलीय फसल है ये जो फसल होता है, इसके बहुत बड़े बड़े पत्ते होते हैं। इतने बड़े बड़े पत्ते होते हैं, कई बार तो कुछ मीटर बड़े पत्ते हो सकते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। उसके नीचे एक पतली सी डाली होती, इसी में ये फली लगे होते हैं, इसी में फली लगे होते हैं। जो मलाह मैंने बोला, वो बहुत मेहनती लोग होते हैं, शारीरिक श्रम बहुत करते हैं। पहले इन कांटेदार पत्तियों को हटाते हैं, फिर पानी में डुबकी लगा के इन सारे बीजों को निकालना होता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, बहुत कठिन काम होता है ये। देखिए क्या है, ये आमतौर पर तालाबों, कुछ भूमि निक्षेपों, गोखुर झीलों, दलदलों और खाइयों में सहित स्थिर जल निकाय में पाया जाता है। इसके बीजों की बुआई दिसंबर व जनवरी में की जाती है। कृपया इसको ध्यान में रखें। यूपीएससी ने पीटी एग्जामिनेशन में 2020 में पूछा था कपास के खेती के बारे में, कि कपास की खेती को लेकर कौन कौन से क्राइटेरिया चाहिए होता है। उसी प्रकार से ये भी पूछा जा सकता है आपसे, कब इसकी बुआई होती है। तो दिसंबर जनवरी में की जाती है। प्रतिरोपण फरवरी और मार्च में की जाती है। पुनः रोपण फरवरी मार्च में होती है। फसल की कटाई जुलाई व अक्टूबर के बीच में होती है। अक्टूबर के आसपास तक सारी फसलें बाहर आ जाती हैं। यानी कि लगभग में कितना समय लगा इसको तैयार होने में बंधुओं? 10 महीने का मिनिमम, 10 से 8 महीने का मिनिमम इसको समय लगता है तैयार होने में। ठीक है। मखाने के पोषक महत्व क्या है? तो इसको सुपर फूड इसलिए कहा जाता है, कंप्लीट फूड होता है, कंप्लीट डाइट होता है। आजकल तो शहरों में अब बिकना शुरू हुआ है, हमारे यहाँ तो बहुत पहले से कल्चर है इन चीज़ों का। उच्च फाइबर अवशोषक होता है। प्राकृतिक सोडियम की मात्रा नगण्य होने से रक्तचाप को नियंत्रित करता है, बीपी को नियंत्रित करता है। पोटेशियम की मात्रा अधिक होने के साथ कैल्शियम, विटामिन B1, कैरोटीन, आयोडीन, आयरन और फॉस्फोरस के स्रोत के रूप में जाना जाता है। इसीलिए इसको सुपर फूड कहा जाता है। आप देखिए इसमें सारे के सारे आपको पोषक तत्व एक जगह आपको मिलते हैं।
निम्न कैलोरी के कारण दैनिक तौर पर खाना होता है। कैलोरी मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए दैनिक तौर पर आप इसका सेवन कर सकते हैं, आप प्रतिदिन इसका सेवन कर सकते हैं। उच्च पोषक मूल्य उपचार गुणों का मखाना का उपयोग आयुर्वेद, पारंपरिक चीनी चिकित्सा, वजन घटाने, अनिद्रा, दस्त, गुर्दे की बीमारी, पाचन समस्या, इन सभी में किया जाता है। ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको? मैं आपको बता रहा हूँ कि आपसे सवाल पूछा जाएगा। क्यों पूछा जाएगा? हाल ही में भारत सरकार ने बजट 2025-26 में घोषणा किया है कि हम मखाना बोर्ड का निर्माण करेंगे। मखाना के महत्व को लिखते हुए मखाना बोर्ड के कार्यों को भी स्पष्ट करें। सवाल हो गया, लिखिए बैठ करके। सवाल ही तो है। मखाने के महत्व आप क्या लिखेंगे? व्हाइट कलर का होता है, फ्लपी होता है, और 10 रुपये का मखाना जो आप पैकेट में खरीद के खाते हैं वही होता है क्या मखाना? आपको लिखना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या पाया जाता है, क्यों इसको सुपर फूड की संज्ञा दी जाती है। तो सुपर फूड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सभी प्रकार के लवण और सभी प्रकार के पोषक तत्व तो मौजूद होते हैं। और कई सारे चिकित्सा में, चीनी पद्धति की चिकित्सा हो, भारतीय पद्धति की चिकित्सा हो, आयुर्वेद हो, सभी जगहों पर इसका उपयोग किया जाता है। पुरानी सूजन, हड्डी, दांतों के स्वास्थ्य प्रबंधन और अन्य सामान्य बीमारियों में प्रबंधन में उपयोग किया जाता है। छोटे जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी बड़ा ये पोषक होता है। और ग्लाइसेमिक इंडेक्स का निम्न स्तर, इसका अर्थ है कि यह शरीर द्वारा धीरे धीरे अवशोषित होता है, मनुष्यों में शर्करा का स्तर को कम नहीं करता, इसलिए मधुमेह से पीड़ित लोगों के लिए भी सहायक होता है। यानी कि बीपी, शुगर, उसके अलावा हड्डियों, दांत, पुरानी सूजन की समस्या, इन सभी को ये ख़त्म कर देता है और ये बहुत जल्दी इम्पैक्ट डालता है। मखाने की व्यावसायिक खेती वैश्विक स्तर पर मुख्यतः भारत, चीन, पाकिस्तान द्वारा मखाना का उत्पादन किया जाता है। हालांकि भारत अकेले दुनिया के 80% मखाना की मांग को पूरा करता है और भारत में भी मैक्सिमम बिहार से ही होता है। इसे ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है क्योंकि बिहार और मणिपुर में आय और आजीविका के स्थिर स्रोत है। इसे नकदी फसल को प्रौढ़ मखाना के रूप में बेचा जाता है। पॉप्ड मखाना मतलब जो आप फूला हुआ सा देखते हैं उसको पॉप्ड मखाना कहते हैं। इसका बाजार अमेरिका और यूरोप से लेकर संयुक्त अरब अमीरात और दक्षिण पूर्व एशिया तक विस्तृत है। अब सभी जगहों पर हो रहा है। ऑनलाइन जो इंस्टाग्राम, यूट्यूब की चीज़ें हैं ना, उसने इसको और फेमस बनाया और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री जी ने इसकी बहुत बार चर्चा की है, वित्त मंत्री जी ने बहुत बार चर्चा की है, इसलिए और भी ज़्यादा प्रचारित हो रहा है ये। बिहार मखाना, बिहार में इसके प्रसंस्करण में ज़्यादातर मल्लाह समुदाय के लोग शामिल होते हैं। अभी मैंने बताया बहुत ही मेहनती और बहुत ही शारीरिक रूप से सशक्त समुदाय होते हैं ये। दिन दिन भर पानी में रह सकते हैं, इतने मजबूत लोग होते हैं ये। बिहार राज्य के मिथिला क्षेत्र के 9 जिले इसके उत्पादन में अग्रणी हैं, जिसमें दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार और मतलब लगभग में आप उत्तर बिहार के जिलों को ले लेंगे ना तो वो सारे के सारे इसमें शामिल होते हैं। अररिया, किशनगंज, सीतामढ़ी तक शामिल हैं। सुवर्ण वैदेही मखाना के प्रसिद्ध किस्म है, ये कृपया ध्यान में रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि सुवर्ण वैदेही आजकल ये फसल की किस्म चर्चा में रही है, ये किस फसल की किस्म है? क्योंकि एक बार ये नाम शायद वित्त मंत्री जी ने भी अपने मुंह से लिया है, तो इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा। सुवर्ण वैदेही इसका नाम है। मिथिला मखाना को भौगोलिक संकेतक टैग GI टैग भी प्राप्त है और पिछले वर्ष इसको GI टैग दिया गया है। काफ़ी लंबे समय से मांग हो रही थी, GI टैग इसको दिया गया है। चुनौतियां क्या क्या हैं? अब जरा चुनौतियों के बारे में पढ़िए, आपसे हो सकता है पूछा जा सके। सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद बिहार मखान बाजार में पिछड़ा हुआ है। भारत के सबसे बड़े निर्यातक पंजाब और असम है, जबकि पंजाब मखाना का उत्पादन तक नहीं करता। ये फसल को इनडायरेक्टली क्या करते हैं तो निर्यात करते हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से बाहर। इस प्रकार से 85% का प्रोडक्शन बिहार में होता है, लेकिन एक्सपोर्टर में कौन है तो पंजाब है और असम है। मुख्य कारण क्या है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का अभाव है। देखिए होता क्या है, बिहार में मखाना का उत्पादन होता है, लेकिन मखाना को पैकेट में पैक करके 10 रुपये का बेचना, ये फैक्ट्री पंजाब में है, लुधियाना में है और पटियाला में है। तो वहाँ से इसका होता, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है ना। अब आप समझ गए होंगे क्यों मैंने बोला 85% ज़्यादा का एक्सपोर्ट होता है बिहार से ही, उत्पादन भी बिहार में ही होता है। लेकिन वो सारे विदेश और बाहर कहाँ से जाते हैं तो दूसरे राज्यों से, जहाँ पर उनका वैल्यू एडिशन किया जाता है। ओके, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का अभाव है। बिहार में कच्चे मखाने की सस्ती बिक्री होती है। अभी मैंने आपको समझाया, ऑनलाइन अगर आप खरीदेंगे तो आपको मिनिमम 2000 से 2200 रुपये किलो मिलेगा, केजी की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन बिहार के क्षेत्रों में अगर आप डायरेक्ट प्रोडक्शन करने वालों से खरीदोगे तो बल्क मात्रा में खरीदोगे तो आपको 800-900 के आसपास भी मिल जाएगा केजी।
निर्यात अवसंरचना की कमी है, राज्यों में कार्गो होल्डिंग जैसी सुविधाएं नहीं हैं। जो भी निर्यात होती है ना, अगर आपने बिहार के ट्रेन में बैठे होंगे तो कई बार आपने देखा होगा कि मखाने की लोडिंग होती है बड़े स्टेशनों पर, तो वहाँ पर इसका एक्सपोर्ट का एक ट्रेन ही बड़ा माध्यम है। अब हालांकि एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। सबसे पहले सरकार को क्या करना चाहिए, तो इनके वैल्यू एडिशन के लिए मिथिलांचल के क्षेत्र में ही जहाँ पर इसका उत्पादन है तो वहीं पर प्लांट लगाना चाहिए, जिससे क्या हो कि ये आगे प्लांट से ही जाए। मखाना बोर्ड का गठन, मखाना बोर्ड कैसे मदद करेगा, अब ये जरा देखिए। अभी बोर्ड का गठन हुआ नहीं है, इसकी चर्चा की गई है किसमें, तो बजट में वित्त मंत्री जी ने बोला कि 25-26 के बजट में कि मखाना बोर्ड हम बनाएंगे। 100 करोड़ रुपए के बजट से खाद्य प्रसंस्करण, यही खाद्य प्रसंस्करण का मतलब होता है फूड प्रोसेसिंग, प्रोसेस किया जाएगा। देखिए कच्चा मखाना 700 से 800 किलो बल्क मात्रा में लेंगे तो मिलेगा आपको, लेकिन फूड प्रोसेसिंग के पश्चात ये मिनिमम 2500 से 3000 तक केजी चला जाता है। नमकीन की मैं बात कर रहा हूँ। भंडारण और निर्यात अवसंरचना का विकास होगा, किसानों को प्रशिक्षण, निर्यात उन्मुख उत्पादन सहायता मिलेगी, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के अनुकूल वातावरण तैयार किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर इसकी बिक्री अच्छे से होती है तो किसको लाभ पहुँचेगा, बहुत ही गरीब तबके होते हैं जो इसके प्रोडक्शन में शामिल होते हैं। और मखाना की एक और सबसे बड़ी खास बात मैं आपको बताऊं, श्रम गहन उद्योग है। ये शब्द यूज कीजिएगा आंसर राइटिंग में। श्रम गहन उद्योग का क्या तात्पर्य होता है बंधुओं, इसमें मजदूरों की आवश्यकता काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, यानी कि जॉब क्रिएशन होगा। मशीनीकरण अभी भी इसमें नहीं हुआ, और कुछ काम ऐसे हैं ना मखाना उद्योग में जिनको मशीन मेरे हिसाब से नहीं कर पाएगी सही तरीके से। तो इसलिए इसमें श्रम गहन उद्योग होने के कारण से लोगों को खूब बड़ी मात्रा में रोजगार प्राप्त होता है और लोगों तक वित्त पहुंचेगा अगर इसमें निवेश हम करते हैं तो इसको भी ध्यान रखिएगा। आज के 2 मुख्य न्यूज़ मैंने आपको पढ़ाए हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।